हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुरंत इस लाइव सेशन को अलग अलग ग्रुपों में शेयर कर दें जिससे अन्य लोग इसका लाभ उठा सकें। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे टेट वगैरह आ रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश टेट आया, हरियाणा टेस्ट आया, बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रहे हैं, तो ये सारे लोग आपके हित मित्र जो भी होंगे उनको लाभ मिलेगा। और आपको तो विशेष कर लाभ मिलेगा क्योंकि नवंबर तक आपका सूत्रों द्वारा पता चला है कि टेट आने वाला है। तो भाई उसके लिए तैयार रहें, और तैयारी किस तरह की, जम के, कि आपको उस समय परेशानी ना हो और अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। तो आज हम बात करते हैं कि जो अभी तक संज्ञानात्मक सिद्धांत का सीखने के अंतर्गत आता था, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के वर्दीमर, कोहलर, कोफ्फा हैं, उन्हीं का ये सूझ का सिद्धांत जिन्होंने दिया है, उन्हीं का अभी तक हम लोगों ने विशेषताएं जान ली। अब उनका हम शैक्षिक महत्व जान रहे हैं। जो सूझ का सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व, तो शैक्षिक महत्व क्या होता है, आप लोग अभी तक उसके विशेषताओं के बारे में जाने, सूझ का सिद्धांत क्या होता है, किस किस तरह से फंक्शन करता है, उसके बारे में जाने। तो एक छोटा सा और चार्ट मैं बनाने देना चाहता हूं जिससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सूझ का सिद्धांत में एक चार्ट आता है। सबसे पहले कोई समस्या होगी भैया, समस्या होगी। उस समस्या को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि। भाई अलग अलग तरह के दृष्टिकोण, ये मैंने समझा दिया कि अंतर्दृष्टि होती क्या है। अंतर्दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि कह सकते हैं नए नए विचार, ठीक। अब इसके बाद एक आता है सूझ। सूझ, सूझ क्या कहता है, हमें स्वीकार है जो आपने अभी तक विचार बताए हैं, और स्वीकार करने के बाद हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। समस्या का समाधान, ये चार्ट हमेशा याद रखे रहिएगा। सूझ का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा, इन्हीं चार्ट के माध्यम से आपका सूझ का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। कभी कभी ये चार्ट बनाने के लिए दे देता है, ये वर्ड यहाँ रख देगा, ये वर्ड यहाँ रख देगा, ये वर्ड यहाँ रख देगा, तो आपको अरेंज करने के लिए दे देता है कि समस्या के बाद क्या आता है, अंतर्दृष्टि के बाद क्या आता है, सूझ के बाद क्या आता है, समस्या के बाद क्या आता है। तो ये आपको अरेंज करने के लिए देता है कि इधर का उधर हौच पौच कर देंगे, क खा गौ का कर देगा, गौ का ख कर देगा, तो ये इधर उधर कर देगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके लिए इतने आसान शब्दों में ये चीज़ें होंगी कि देख लीजिए ट्रिक इसकी। समस्या यहाँ भी है, समस्या नीचे भी है, यानी समस्या दोनों जगह है। ये आप भूलिएगा नहीं, समस्या जब भी होगी कि सूझ की शुरुआत होगी किसी न किसी समस्या से। आप इसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि सूझ जो होती है किसी समस्या के आने के बाद ही सूझ का निर्माण होता है। अगर समस्या नहीं है तो सूझ नहीं है। तो ये कहता है हमारे सामने अगर सूझ लानी है, अंतर्दृष्टि करनी है, तो पहले हम समस्या को प्रस्तुत करेंगे। बहुत सारी समस्याएं आपकी हो सकती हैं। क्या क्या समस्या भैया, आप कहते हैं कि हमको घूमने की समस्या, हमको रोका जाता है, हमको मूवी देखने का मन करता है, हमको रोका जाता है, हमको बहुत फालतू काम करने के लिए मन करता है, उसके लिए भी रोका जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें कि अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं भैया, कैसे कैसे क्या किया जाए। तो बहुत सारे लोगों की जब समस्याएं होंगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि के आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, नए नए विचार। अंतर्दृष्टि मतलब हमारे समझ में, हमारे सूझ में इतने सारे आइडियाज, इतने सारे विचार होंगे कि हम किसी समस्या को अलग अलग विचारों के द्वारा उसको परिभाषित कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि ये कार्य है, घूमने जा रहे हैं भाई, तो आप साइकिल से जाएंगे थोड़ा सा और वक्त लगेगा, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो थोड़ा कम वक्त लगेगा, फोर व्हीलर से जाएंगे थोड़ा सा कम वक्त लगेगा। तो फोर व्हीलर से कहेंगे कि फोर व्हीलर से सर थोड़ा सा कम वक्त लग रहा है, तो हम तो ट्रकवे से चल दे रहे हैं, वो तो 18 चक्का होता है, 10 चक्का हो। नहीं भैया, वो सूझ है। अलग अलग तरीके की ट्रक की स्पीड क्या होती है, बाइक की स्पीड क्या होती है, कार की स्पीड क्या आती है, ये हमारी सूझ है। नहीं तो आप भैंस को देखें, नहीं गाय को भी देखें, सफ़ेद है तो गाय है, और बैल को भी देखें तो सफ़ेद है तो गाय है। मतलब गाय और भैंस में अंतर ही नहीं कर पाए, गाय और बैल में अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं आप।
वो दोनों को सिमिलरिटी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप गाय और बैल में अंतर करने के लिए अंतर्दृष्टि, उसको अलग अलग तरीके से आप परिभाषित करेंगे। इसको परिभाषित जैसे ही आप करते हैं किस माध्यम से, सूझ के द्वारा, आपके अंदर उसको परिभाषित करना, अलग अलग विचार को आपको जानना, वो क्या है, वो सूझ है। हम सूझ के माध्यम से ये काम ठीक है, कोई समस्या है, ये काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कहते नहीं हैं ये कार्य तो उसने बहुत अच्छा किया, ये उसने फलाने ने ये काम बहुत अच्छा किया, लोगों के हितों के लिए किया, ये उसकी सूझ थी। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कई लोग कहते हैं कि वह फालतू की कुर्बानियाँ दी, क्यों दिए जान? अरे भाई, उस समय की ज़रूरत की समय की मांग थी, तो वो वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियाँ थीं। और आज की तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या, समस्या आई, उसको अलग अलग हमने विचार प्रस्तुत किए। विचार प्रस्तुत जब कर लिए तो उसको हमने कहा कि ये विचार हमारे लिए बहुत बेहतर है, यानी उसको हम स्वीकार करते हैं। ये जो भी विचार 100 विचार आए उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसका हम चुनाव कर लेते हैं, ये हमारे लिए सबसे बढ़िया है। तो ये उससे क्या होता है, जो हमारी समस्या होती है, वो जितने आइडियाज होते हैं उसके माध्यम से हम उस समस्या का हल कर लेते हैं। ठीक, ये समीकरण, ये डायग्राम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अरेंज करने के लिए हमेशा देता है। अब बात करते हैं सूझ के सिद्धांत का जो महत्व है। आप बताइए महत्व, जल्दी बताइए भाई, आप लोग हमेशा पीछे क्यों हो जाते हैं। देखिए मैं महत्व लिख दे रहा हूँ हेडिंग, इससे आप स्क्रीनशॉट भी जब भी लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये कहता है पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत के अंतर्गत जो इसका महत्व बन रहा है, ये कहता है कि जो आपका पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम क्या होता है भैया, सिलेबस, उसके निर्माण में, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम होता है ना। जैसे 6 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम होगा, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम होगा, 9 से 12 तरह के बालकों के लिए, 9 से जो 12 तक पढ़ते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम अलग होगा। हायर एजुकेशन में मतलब विश्वविद्यालय में वो पाठ्यक्रम अलग होगा। सबका पाठ्यक्रम एक तरह का तो हो नहीं सकता है। तो उसके लिए हमारे कौन से सिद्धांत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए? भाई देखेंगे हमारे सामने नई नई समस्याएं आ रही हैं, आज के बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो जा रहे हैं, उनको इस तरह के सीखने में समस्याएं आ रही हैं, तो आप किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? अंतर्दृष्टि का, गेस्टाल्ट का सिद्धांत का प्रयोग करके, क्योंकि नई नई समस्याएं विद्यार्थियों के जीवन में आएंगी। ये नहीं कि वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में रिलीज हुआ था, उसमें जो उपयोगिता बताई गई थी वही महत्व आज के डेट में भी लागू हो ना। उस समय का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था आज भी वो पाठ्यक्रम लागू हो, नहीं, वो उस सिद्धांत के लिए था। और आज की जनरेशन के लिए जो अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट का सिद्धांत है, वो कहता है कि जो अगर गेस्टाल्ट का सिद्धांत ध्यान से पढ़ता है और उसको जानता है कि सूझ अचानक समस्या के आने के बाद ही होती है, अचानक रूप से होती है, नए नए रोज़ समस्याएं, कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को रोज़ फेस करना है। कक्षा 9 के क्लास की समस्या अलग होगी, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की समस्या अलग होगी, कक्षा 6 के पाठ्यक्रम की समस्या अलग होगी। तो इन समस्याओं को हम निरंतर रूप से परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन माना जाता है कि 10 सालों में परिवर्तित होना, अगर हमको ज़रूरत पड़े तो अलग समय में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति अभी तक 3 बार आई, जो इस समय 2020 वाली पॉलिसी चल रही है, वो इसी तरह के सिद्धांत पर निर्माण करती है। तो कह सकते हैं पाठ्यक्रम के जो निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा सिद्धांत निभाता है, तो आप कहेंगे कि सूझ का सिद्धांत। अगर प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा कि पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा सिद्धांत लाभकारी है, तो आप कहेंगे सूझ का सिद्धांत। थर्ड आई का सिद्धांत ना कर दीजिएगा। दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर में सहायक। गेस्टाल्टवादियों ने एक शिक्षण सूत्र दिया था। ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि गेस्टाल्टवादियों ने कौन सा शिक्षण सूत्र दिया था? आगमन से निगमन, निगमन से आगमन, पूर्ण से अंश, अंश से पूर्ण। तो आपका उत्तर होगा पूर्ण से अंश। अंश से पूर्ण कोई शिक्षण सिद्धांत नहीं होता है, शिक्षण सूत्र कोई कुछ भी नहीं होता है। आप कहेंगे जो पूर्ण से अंश है वो किस सिद्धांतवादियों की देन है? संज्ञानवादियों की देन है। संज्ञानवादियों के पूछेगा किस में से, तो आप कहेंगे गेस्टाल्टवादियों का। तो इसमें क्या कहता है कि पूर्ण से अंश,
ये कहता है कुछ भी बताया जाए, बालक को कुछ भी बताया जाए वो पूरी तरह पूर्णाकार रूप में बताया जाए, पूरी तरह उसकी जानकारी दी जाए। यानी क से कबूतर आप बता रहे हैं तो कबूतर को क्या क्या तरीके से, कबूतर कहाँ रहता है, कबूतर क्या चरता खाता है, कबूतर दाने खाता है, कबूतर घोंसले में रहता है, किस किस तरह से उसके बारे में होल नॉलेज दिया जाए। तो अब उससे बाद में आप उससे पूछेंगे कि कबूतर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बता देगा। यानी आप कबूतर के बारे में पहले भरपूर जानकारी दीजिए, संपूर्ण जानकारी दीजिए। अगर संपूर्ण उसको जानकारी दे देते हैं तो बालक के जहन में कुछ न कुछ रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप पूरा का पूरा बताएं तो वो याद ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं जानता होगा। अगर आप बताए होंगे ठीक ढंग से तो जरूर वो कुछ ना कुछ जानता होगा, वो अंश रूप से वो उसके दिमाग में सेटअप हुआ रहेगा। ठीक, ये समझ में आ गया। तीसरा है, यह बालक के रटने का विरोध करता है। भाई विरोध, ये बालक जो होता है ये हमेशा रटता रहता है। कहते हैं ना बच्चे को हमेशा रट के सिखाया जाए। झूम विधि होती है हमारे मुस्लिम भाइयों की तरफ से, झूम विधि अन्य लोगों के अन्य तरीके से सिखाने की तरीका होता है। तो वो रटते रहते हैं, ऐसे रटते रहते हैं। आप उनको ABCD पहाड़ा वगैरह सिखाते हैं तो किस रूप में सिखाते हैं? रट के ही सिखा देते हैं। बहुत उपयोगी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं उपयोगी नहीं होता। बालक उससे डरता है, समझ नहीं पाता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें बालक को रट के सिखा देते हैं, भले से उसके बारे में उसका तात्पर्य ना समझे, उसका अर्थ ना समझे, उसका संज्ञान ना समझे, तो वो रट के ही सीख लेता है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ों बच्चों को रट के ही सिखाई जाती है ना, ऐसा तो नहीं उसके बारे में उसको बहुत सारा डिटेल। लेकिन हाँ, ये जानता है कि क माने कबूतर तो कबूतर, अब कबूतर के डिटेल नहीं जानता है। ख माने खरगोश, खरगोश जानता है, खरगोश का बहुत डिटेल नहीं जानता है। तो वो सारी चीज़ें ख माने खरगोश सिखा दिया गया है, रट के सिखा दिया गया, बेचारा वो रट के सीख लिया है। तो ये शिक्षण सिद्धांत जो है, शिक्षण सिद्धांत है, सूझ का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, वो कहता है कि बालक को रटने से रोका जाए। इसीलिए वो बालक का जो रटना होता है उसका ये पूरी तरह विरोध करता है। अगला है, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। जो समस्या है उसका कहा जाता है कि पूरी तरह उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। ये ना हो कि उस समस्या के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, समस्या के बारे में पूरी तरह बताया जाए कि समस्या होती क्या है। ठीक, उस समस्या के बारे में कहा जाता है कि जब तक उसको पूरा नॉलेज नहीं दिया जाएगा उस समस्या के बारे में, वो समस्या हल नहीं कहा जाएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, मतलब थोड़े से ही ज्ञान पे अपने आप पे बहुत घमंड कर लेते हैं कि हमको ये आता है, वो आता है, फलाने ढिकाने। ठीक, और एक और कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान कभी खतरे से खाली नहीं होता है। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से लागू होता है कि समस्या जो हो हमको पूरी तरह से पता हो। ये नहीं कि हम थोड़ी सी समस्या के बारे में जानें और चल दिए। जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को सिर्फ एक पार्ट जो चक्रव्यूह था उनको बस भेदना आता था, चक्रव्यूह को तोड़ के अंदर जाना आता था, चक्रव्यूह को तोड़ के फिर वापस आना नहीं सीख पाए थे। ठीक, उनको लगा अभिमन्यु जी को कि हम इस युद्ध जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ के निकल भी आएंगे, लेकिन नहीं, वो माँ के गर्भ में सिर्फ अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना ही सीख पाए थे, उसको भेद के वापस आना नहीं सीख पाए थे। तो ये यही कहता है कि जब तक आपको पूरा ज्ञान न हो उस समस्या का, तब तक उसका आप सूझ नहीं निकाल सकते हैं। आप उस समस्या को भली भांति परिचित हो लें, जान लें, तब जाके उसकी समस्या का हल करें। इसीलिए समस्या को पूर्ण रूप से बताना चाहिए। ये नहीं कि समस्या बस कम ही बताई जाए और चलिए ठीक है हो जाएगा। नहीं, आप बालक को संपूर्ण जानकारी दीजिए। संपूर्ण जानकारी देने के बाद आप अधिकारी होते हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने के लिए। ठीक, अगला है, कठिन विषयों
के लिए उपयोगी। ये कहता है ये सिद्धांत कि जो हमारे सबसे कठिन विषय होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, मैथ होता है और अन्य सारे सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं जिसके बारे में हम बहुत दूर उससे भागते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहते हैं, हम अपने में भागते रहते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो ये जो सूझ का सिद्धांत है कठिन विषयों के लिए बहुत उपयोगी है। यानी जो भी हमारे सामने जिस तरह के सब्जेक्ट की समस्या आ रही है हम उसको तत्काल वहाँ पे हल करते हैं। हल करने का कार्य कौन करेगा? शिक्षक। आपको बताया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक बार करके दिखाता है, 2 बार करके दिखाता है, तीसरी बार आप कहता है कि घर से करके ले आना है। यानी जो आपका कठिन विषय है आप होमवर्क के रूप में आपको बता दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना। बालक क्या करता है? घर पे जाता है और होमवर्क के रूप में उस कठिन विषय को हल करके लेके आता है, अगले दिन टीचर को दिखाता है, टीचर कहता है बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? सूझ ही था कि सर ऐसे बताए थे, बहुत बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा, हम झूठे डर रहे थे, हम झूठे डरात रहनी मर्दवा कि वो बहुत कठिन भाई, तो मर्दवा बड़ा आसान रहा। इसीलिए हमको सारी जानकारी चाहिए इस विषय के बारे में। हमको पूरा ये नहीं कि फलाना को कह दिया कि भागो भागो आसमान गिर रहा है, भागो भागो आसमान गिर रहा है, भागो भागो आसमान। आप भी न देखे, न जाने, न समझे, न बुझे तो आप भी भागना शुरू कर दे, आप भी भागना शुरू कर दिए। बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। जो भी आगे सुनता था भागते चला जाता था, भागते चला जाता था। तो ऐसा नहीं है, आप उसका एक बार प्रत्यक्षीकरण करें, आप उससे एक बार जानकारी लें, उसका प्रत्यक्ष देखें कि क्या है, वाकई आसमान गिर रहा है कि नहीं। यानी जो आपके विषय कठिन है वाकई में कठिन है कि फलानवा कहत रहा, शायद उसको ना आ रहा हो, उसके लिए कठिन हो, आपके लिए सरल हो। तो ये नहीं, आप खुद एक बार उस सब्जेक्ट से मिलें और उस सब्जेक्ट से टीचर से मिलें और अपनी समस्याओं को बताएं, जो आपको चीज़ें नहीं आती हैं और वो आपको सॉल्व करके बताता है, उसके बाद भी नहीं आता है, फिर एक बार और सॉल्व करके बताता है, तो आपको आ जाएगी वो चीज़ें। तो ये कहता है जितने भी कठिन सब्जेक्ट हैं आप अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलिए। वो सब क्या करता है सब्जेक्ट टीचर? वो आपकी समस्याओं को और आसान बना देता है। और सूझ का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो भी अपने को समझता है कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इस सिद्धांत का पालन करके वो सीख सकता है। अगला है स्वयं खोज करके सीखना। ये कहता है कि जो सीखना है हमको खुद प्रैक्टिकल करके सीखना चाहिए। ये नहीं कि फलाने कहे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, न्यूटन का नियम आ गया तो भाई एक बार हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कहते हैं लोग कि बहुत सारे ये जो ग्लास आता है प्लास्टिक का, उसमें पानी डाल के रखते हैं आग पे तो भी ग्लास जलता नहीं है, ना कुछ होता है उसके साथ, पानी गर्म हो जाता है। तो आप भी एक बार करके देख लो। आज मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार प्रयोगात्मक रूप में करके देख लो। लोग कहे हैं, पता नहीं सही कहें कि झूठ कहें, एक बार वही ग्लास जो पानी पीने वाला होता है ना, प्लास्टिक का प्लास्टिक वाला जो होता है, जो शादी विवाह में अक्सर आपको दिखाई देता है, आपके हाथ में रहता है ट्रांसपेरेंट वाला, तो आप उसमें पानी लीजिए। पानी लेने के बाद आप आग पे रखिए और उसका प्रयोग करके देखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जलता है, हम तो कहेंगे भैया जल जाता है, और कोई कहेगा नहीं जलता है। आप कंफ्यूज हो गए ना? तो आप क्यों ना उसका प्रैक्टिकल कर लें। इतना तो पहाड़ है नहीं कि आपके पास वो गिलास नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, आग नहीं मिलेगा। आप तीनों चीज़ लेके एक बार प्रैक्टिकल कर लें। तो कैसे, किस माध्यम से? स्वयं खोज करके सीख लीजिए। हाँ भाई, मैंने तो वो ग्लास पानी उसमें डाल के आग पर रखा, नहीं जला। ठीक, आप इस तरह का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत सारे ज्ञान होंगे, आप खुद के माध्यम से सीखते हो। पढ़ना किसके माध्यम से सीखते हैं? आप खुद सीखते हैं ना। टीचर थोड़ा सा बताता है और अब जाके गहन अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में और आपको जानकारी हो जाती है। ये नहीं कि टीचर होगा कि लाइन बाय लाइन आपको सिखाता चला जाएगा और आप सीखते चले जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप विचार करिए कि हाँ ये चीज़ें जो पॉइंट लिखा रहे हैं, सर कह रहे हैं, मेरे उदाहरण कुछ और हो सकते हैं, आपका उदाहरण शायद मुझसे भी बहुत बढ़िया हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है ना, आपके उदाहरण भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने हिसाब से उसको आइडियाज लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कहता है? स्वयं खोज करके सीख सकते हैं। ठीक, और अगली बात करते हैं, उचित संगठन के अनुसार सीखना। आप कह सकते हैं सीखना वह क्षमता के अनुसार, वह क्षमता
के अनुसार। ये दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा हो, कोई कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बात एक ही है। कोई कहता है अपने संगठन, इस संगठन है भैया, ठीक। तो कोई कहता है कि हम अपने संगठन, यानी आपके पास आपकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति, कितना बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। आपका जो माइंड सोच रहा है आप उसी के हिसाब से उत्तर दे रहे हैं कि आपका जो माइंड नहीं सोच रहा है उसके हिसाब से उत्तर दे रहे हैं। आपके पास कितनी क्षमता है, कहा जाता ना इसके पास तो कैलिबर है, क्षमता है, बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, ये कहीं भी ये टॉप ही करेगा, ये नौकरी पाएगा ही पाएगा। किस बेस पे आप भैया कहते हैं? आपने उसके बारे में जाना कभी? किस बेस पे कहे कि ये नौकरी पाने के काबिल है, इसको नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी? भविष्यवाणी आप करते नहीं हैं? करते हैं ना? किस बेस पे करते हैं? इसी सूझ के सिद्धांत पे ही कहते हैं। अंतर्दृष्टि के मतलब आप जो देखें, अंतर्दृष्टि मतलब अलग तरह के विचार ना, तो आपकी जो अंतर्दृष्टि है उसके प्रति आप लोगों से हट के उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये इसकी एबिलिटी ये है, इसकी क्षमता ये कर सकता है। कहता है ना आई विल डू इट, नेवर एवर गिव अप। कहा जाता है ना कि ये कर सकता है, ये कभी अपने आप को हार मानने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कहता है कि इसका जो सोचने की क्षमता है, हमारे विचार करने की क्षमता है, इसकी क्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं, इसकी क्षमता को हम जानते हैं और ये कर सकता है। किस माध्यम से भैया? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के माध्यम से ही आप व्याख्या भविष्यवाणी करते हैं कि कल ऐसे करेगा, वो आगे चल के बदमाश बनेगा, आगे चल के डॉक्टर बन जाएगा, आगे चल के इंजीनियर बन जाएगा। किस माध्यम से भैया भविष्यवाणी करते? कभी सोचे हैं आप कि जो ये भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वो कौने सिद्धांतवा पर लागू हुई? कभी सोचले वाला लोगन ना सोचले होगा। ई सोचले वाला तो लोगन कि बस हाँ चलत चलत आवता केहू कहला ही होई। नहीं भैया, ऐसे नहीं। ये सूझ के सिद्धांत पे ही लागू होता है कि आप किसी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नहीं तो अगर सूझ आपके अंदर नहीं होती तो भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप उस बालक के बारे में जानते हैं और अपने विचार दे रहे हैं। जो हमारे बारे में नहीं जानता होगा वो हमारे बारे में क्या कहेगा? कुछ भी नहीं जानता होगा, कुछ भी नहीं कह पाएगा। लेकिन आप मेरे बारे में भली भांति जानते होंगे, मेरी क्षमता जानते होंगे, तो आप मेरे बारे में व्याख्या कर सकते हैं कि क्या मैं साइकोलॉजी पढ़ाने के लायक हूँ कि नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजी के बारे में कुछ जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप भविष्यवाणी जब भी करें, अगर कोई आपसे पूछे कि भविष्यवाणी किस सिद्धांत पर लागू होता है, तो आप कहिएगा सूझ का सिद्धांत। तो ये तो सारा था इसका महत्व, ये सारे इंपॉर्टेंट इसके महत्व थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इसमें से लाइन न समझ में आए। मैंने एक एक की व्याख्या कर दी। अगर कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट के माध्यम से हमको एक बार बता दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ के अगले दिन उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। तो अभी भी जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाते वक्त अपने मित्रों से कह के चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। बाकी धन्यवाद आपको।